हेलो एवरीवन। तो हम विवेक सिंह सर की बुक से इकोनॉमी कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इसके बाद के सारे टॉपिक्स को। और इससे पहले की सारी टॉपिक्स एंड चैप्टर जो है 6 तक कवर हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, लॉन्च एंड ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। ठीक है, नीचर अगर देखें तो ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल इनिशिएटिव था जिसका फोकस किसके ऊपर है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसफॉर्म कर सके हम इंडिया को इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। क्या करना है हमें? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में। ठीक है, जैसे कि हमने इतने देर से हम पढ़ रहे थे और पहले के चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा कि हम मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पीछे हैं। हमने क्या किया? एग्रीकल्चर से सीधा हमने जंप किया सर्विस सेक्टर में। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना है और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें फोकस एरिया क्या है। तो मेक इन इंडिया एड्रेस क्या करेगा? रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, मतलब रेगुलेशन किया जाएगा प्रॉपरली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के ऊपर और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी। अगर फाइनेंस अवेलेबल होगा तभी तो जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाएगा। देन एग्जिट मैकेनिज्म, ठीक है, तो जिस तरीके से एंटर ईजी होना चाहिए, एग्जिट मैकेनिज्म भी इजी होना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इतना ज़्यादा रेगुलेटरी बर्डन है तो जिसके वजह से कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉलिसी मेजर। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। सबसे पहले अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है किसी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो क्या करना पड़ेगा कि रूल्स और नॉर्म्स जो है उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए ताकि अट्रैक्ट हो सके, जो फॉरेन कंपनीज है वो अट्रैक्ट हो सके टू सेटअप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, ताकि वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को सेटअप करें, इंटीग्रेट करें इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, ये कुछ पॉलिसी मेजर लिया गया। देन प्रोग्रेस और करंट स्कोप अगर देखें तो मेक इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट सिंस इट्स लॉन्च। तो काफ़ी सारा अचीवमेंट हमें देखने के लिए मिला है और करंटली अगर देखें तो 27 सेक्टर्स को ये कवर करता है मेक इन इंडिया 2.0 के अंदर। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशन का अगर कोऑर्डिनेशन देखें कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट मिलकर कोऑर्डिनेट करता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मीन्स DPIIT ये कोऑर्डिनेट करता है 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये कोऑर्डिनेट करता है 12 सर्विस सेक्टर्स के साथ। तो याद रखना है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक तो DPIIT है जो कि कोऑर्डिनेट करता है 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ। देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये कोऑर्डिनेट करता है 12 सर्विस सेक्टर्स के साथ। ठीक है, देन मेक इन इंडिया का अगर की टारगेट अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की सबसे पहले टारगेट तो यही है कि मैन्युफैक्चर में हमारा ग्रोथ हो सके। ठीक है, कितना ग्रोथ? कि 12 से 14% एटलीस्ट ग्रोथ जो है पर एनम हो सके। देन शेयर इन GDP, तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ाना है 15% से 25% करना है 2025 तक। ठीक है, ये हमारा क्या था? गोल था। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स को जो है क्रिएट किया जा सके बाय 2022। दैन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की क्या करना है? इंक्रीज लोकल वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेप्थ इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो लोकल वैल्यू एडिशन भी ऐड होना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल डेप्थ जितना ऐड हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग उतना ईजी हो पाएगा। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कि इंडिया का पोजिशन जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू चेन्स में इन्हेंस होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, हर किसी का ग्रोथ होना चाहिए। एप्रोप्रिएट स्किल सेट्स जो है रूरल माइग्रेंट्स और अर्बन पुअर के लिए होना चाहिए। मतलब क्या है कि इनका भी इंक्लूजन होना चाहिए। देन सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी हम ध्यान दें कि जो भी हो रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस, तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा हो सके। ठीक है, अब देखते हैं कि मेक इन इंडिया में क्या क्या चैलेंज फेस किया गया। तो लो लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि लेबर से जितना प्रोडक्टिविटी आना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली जो है लो है लेबर प्रोडक्टिविटी। तो स्किल्स ऑफ लेबर फोर्स रिमेन इनएडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट रहा। मैकेंसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर वर्कर्स आर 4 to 5 टाइम लेस प्रोडक्टिव देन वर्कर्स इन चाइना एंड थाईलैंड। तो यहाँ पे क्या पता चला? मैकेंसी रिपोर्ट क्या कह रहा है कि यहाँ के जो वर्कर हैं ये 4 to 5 टाइम लेस प्रोडक्टिव हैं। तो यहाँ पे जितना लेबर से प्रोडक्टिविटी आना चाहिए नहीं आ पाया।
देन समझते हैं नेचर ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। जो एफडीआई आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, जो लार्ज पार्ट ऑफ एफडीआई आ रहा था, ठीक है, तो बेसिकली देखने के लिए क्या मिल रहा था कि मॉरिशियस बेस्ड सेल कंपनीज से आ रहा है। मतलब क्या है कि मॉरिशियस में सपोज वहाँ पे कोई एक फेक कंपनी बनाया हुआ है, ठीक है, और वहाँ से जो है लार्ज पार्ट ऑफ एफडीआई आ रहा है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, राउंड ट्रिपिंग किया जा रहा है डोमेस्टिक ब्लैक मनी का। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक इंसान है, ठीक है, ए है, ठीक है, और उस ए ने क्या किया कि अब उसके पास काफ़ी सारा ब्लैक मनी है, अब वो इंडिया में स्पेंड नहीं कर सकता है ब्लैक मनी को, तो उसको क्या आइडिया आया कि चलो मॉरिशस चलते हैं, वहाँ पे ये एक फेक कंपनी खोलता है, ठीक है, कोई शेल कंपनी खोलता है। शेल कंपनी कहने का मतलब है कि खोखला, कि असल में कंपनी है ही नहीं, ठीक है, बस ये पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन वहाँ से फिर पैसा क्या हो रहा है कि इंडिया में उस शेल कंपनी से जो है फेक कंपनी से आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का ही पैसा, ठीक है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट करके वो जो है लेकर के आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग ऑफ डोमेस्टिक ब्लैक मनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैदर जो जेन्युइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, ये तो जेन्युइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई नया पैसा आ ही नहीं रहा है, उल्टा ये यहीं का जो पैसा था, ठीक है, ब्लैक मनी, वो इस तरीके से आ रहा है। तो जो है कुछ एफडीआईज में ये सब कुछ भी देखा गया, ठीक है। तो इसके वजह से भी हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई नया पैसा आया ही नहीं तो इसका क्या मतलब है कि कोई जेन्युइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही नहीं, बस ये ऐसे ही था, ठीक है। देन स्मॉल साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर स्मॉल स्केल। देन हमें क्या देखने के लिए मिला, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया का, तो ये स्मॉल स्केल है, तो जिसके वजह से क्या हुआ, अनेबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अब हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं रहा है, बचत नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्ट नहीं कर पाए मॉडर्न मशीनरी में, ठीक है। तो इसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाया, रॉबस्ट सप्लाई चेन जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और एक इशू क्या देखने के लिए मिला, कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज। जो लेबर लॉज थे तो डिज़ाइंड ड्यूरिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एरा, मतलब काफ़ी पुराना जो है लेबर लॉज था हमारा, और इसमें बेसिकली हमें देखने के लिए मिल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल है और प्रोटेक्शनिज्म है। तो अभी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट है, इसके लिए ये सूट नहीं कर रहा। ये तो उस टाइम का था जब हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, सेंट्रल स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जो है न्यू लेबर कोड्स हैव बीन इनेक्टेड बट नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हमें देखने के लिए मिला, जो नया लेबर कोड्स है वो आया, बट ये जो है फुल्ली इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इशू क्या देख रहे हैं हम, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, और जो है हमारा इनसफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ रेलवे फ्राइट नेटवर्क, रेलवेज अच्छे से नहीं है। देन लिमिट्स अवेलेबिलिटी ऑफ चीप बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी वजह से हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके और हमें ज़्यादा महंगा ना पड़े, वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स था उसके लिए तो कोई चीज़ ले जाना आना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ठीक है। देन हाई कॉस्ट और अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू होता है। आप अगर कोई भी एक बिजनेस खड़ा करते हो तो आपको ये सारा इशू आएगा ही, क्योंकि आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए ही, कुछ भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हाई कॉस्ट हो रहा था, ठीक है। लैक ऑफ चीप एंड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, किसी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली रहा, इनकंसिस्टेंट रहा, इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता रहा, ठीक है। देन लैंड एक्विजिशन, क्योंकि हमें लैंड भी चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, ठीक है, कंपेयर टू 2 ईयर्स इन अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। यहाँ पे 3 से 4 साल लगभग लग जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है और इन्वेस्टर का अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट समझते हैं इंडियाज़ स्ट्रेटेजी फॉर मेक इन इंडिया। तो अब इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दैट इज़ अवॉइडिंग द चाइना
स्टाइल एक्सपोर्ट लेड मॉडल, ठीक है, जो चाइना का एक्सपोर्ट लेड मॉडल है, हम कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए जो है इंडिया को क्या करना चाहिए, ये जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी है उसको बेसिकली ऐसा नहीं कि डिट्टो हम सेम फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। और जैसे उस टाइम पे क्या किया जाता था कि सब्सिडाइज किया जाता था, बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता था एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, थ्रू चीप इनपुट्स, मेंटेनिंग एन अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, और अपने एक्सचेंज रेट को भी वो कम से कम रखते थे ताकि वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। ये सब जो है कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप डिटेल में पढ़ते हैं कि ठीक है, अगर अंडर वैल्यू रहा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, इंपोर्ट कैसे जो है बढ़ेगा घटेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे जो क्या किया जा रहा था, जो चाइना का मॉडल था कि जैसे जो भी बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा था, चीप इनपुट्स दिया जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्लोबल मार्केट में रूल किया जा सके, ठीक है। तो अगर अभी देखें हम, तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आज की डेट में प्रॉपरली इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ना ही उतना ग्लोबल डिमांड बढ़ा है और ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए इंटेंस कंपटीशन हो चुका है। जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग पावर्स हैं उन लोगों के साथ compete करना और मुश्किल हो गया है। तो क्या करना चाहिए इंडिया को कि हमारा कंडीशन जो है स्ट्रक्चरली काफ़ी डिफरेंट है चाइना से, ठीक है, इट इज़ डेवलपिंग इन ए वेरी डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, और अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक कंटेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला तो हमें क्या करना चाहिए कि चाइना की तरह हम एक्सपोर्ट लेड मॉडल को अब नहीं अपना सकते, ठीक है। कर सकते हैं हम बेसिकली, लेकिन उस लेवल का नहीं जिस लेवल पे चाइना में हुआ उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, रिजेक्टिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाया टैरिफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मेक इन इंडिया शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थ्रू हाई टैरिफ, ठीक है। तो मेक इन इंडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है इंपोर्ट को बिल्कुल ही डिक्लाइन कर रहे हैं और खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस करना है। ऑब्वियसली मेक इन इंडिया का मतलब है कि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना है और हाई टैरिफ लगा देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर पहले का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो इससे क्या हुआ था, जो डोमेस्टिक कंपटीशन था ना, ये एकदम घट चुका था और इनएफिशिएंसी आ चुका था प्रोड्यूसर्स के बीच में, और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट भी बढ़ चुका था। और जो प्रोटेक्शनिज्म किया गया था उसकी वजह से क्या हो रहा था, लो क्वालिटी और हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, ठीक है। तो क्या मतलब है कि हमें ऐसा नहीं है कि हर कुछ हम खुद ही प्रोड्यूस करें और हम कुछ भी ना इंपोर्ट करें और हाई टैरिफ लगा दें चीज़ों पे, ऐसा भी सही नहीं है। ये प्रोटेक्शनिज्म करने से अब जो है कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमें नुकसान ही हुआ है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, प्रोटेक्शनिज्म लेड टू लो क्वालिटी हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो अब हमें क्या करना है, प्रीफर्ड अप्रोच क्या है, ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। कि मेक इन इंडिया का क्या मतलब होना चाहिए कि ग्रेटर ओपननेस होना चाहिए, इनवर्ड लुकिंग प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा बिजनेस का इन्वायरमेंट हो जहां पे इंडियन फर्म्स compete कर सके ग्लोबली, ठीक है। फॉरेन फर्म्स आर इनकरेज टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट जॉब्स इन इंडिया, की जो फॉरेन फर्म्स हैं तो उनको इनकरेज किया जाए कि वो इंडिया में आकर के प्रोड्यूस करें, तो उससे क्या होगा, इंडिया में जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा। तो फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट किया जाए और कंपटीशन ड्रिवन इफिशिएंसी लेकर के आया जाए, ठीक है। अगर हम कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखें मेक इन इंडिया का, कुछ केस स्टडीज, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मोबाइल फोन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इसका केस से देखते हैं। तो इंडिया इज नाउ सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। अगर हम शेयर देखें लोकली मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन्स का, तो 26% था 2014 एंड 15 में, बट अब लोकली कितना मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, 99.2% बाय दिसंबर 2024 हो चुका है। देन मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट अगर देखें तो कितना हो रहा था, तो 1566 करोड़ 2014 में एक्सपोर्ट हम कर रहे थे मोबाइल फ़ोन्स को, पर अब ये कितना हो चुका है, 1.2 लाख करोड़ हो चुका है 2023 और 24 में। तो यहाँ पे हमें
क्या देखने के लिए मिल रहा है, 77 फोल्ड इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाता है, सक्सेस हमने कहाँ कहाँ देखा, यहाँ पे स्केल में, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में और ग्लोबल वैल्यू चेन के इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। देन रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग से भी समझ सकते हैं, वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर्ड किया गया एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, आउटकम क्या मिला, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल ट्रेवल, हाई पैसेंजर एक्सेप्टेंस हुआ, देन स्ट्रेंथ कर पाए हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, तो ये सिंबल है सेल्फ रिलायंस का विथ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। देन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी किया गया, इंडिया अमंग द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स ग्लोबली। ठीक है, हम लोग जो है टॉप 5 में आते हैं जब स्पेंड की बात होता है ग्लोबली मिलिट्री स्पेंडर्स में। तो हम इंडिया जो है अब इमर्ज कर रहा है एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर देखें तो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं हमारे पास, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्हेंस किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, रिड्यूस किया जा सके इंपोर्ट डिपेंडेंस को और प्रमोट किया जा सके डिफेंस के एक्सपोर्ट को। क्या कहने का मतलब है कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, जितना कम से कम हो हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करें, हम इंपोर्ट के ऊपर डिफेंस ना हो, डिपेंड ना हो डिफेंस के चीज़ों के लिए। देन हम अपने डिफेंस की चीज़ों को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम एक्सपोर्ट भी कर सके बाहर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक तो हमने जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखा वो है मोबाइल फ़ोन वाला, देन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, देन हम ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को बेसिकली जो है मेक इन इंडिया का क्या एम है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि मेक इन इंडिया का आखिर एम क्या है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन किया जा सके, कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़े, इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो और सस्टेनेबिलिटी हो। तो मेक इन इंडिया कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ को और सिर्फ हम चाह रहे हैं कि यहीं पे प्रोड्यूस हो। हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सके ताकि हमारे पास जॉब आ सके। बट इट डजेंट मीन कि हाँ हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को फिर से हम क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें उसको भी रिजेक्ट करना है। और प्रीफर्ड अप्रोच हमने देखा कि क्या करना है, ना तो हम चाइना स्टाइल एक्सपोर्ट लेड मॉडल, हम इसमें भी नहीं जा सकते हैं कि चाइना की तरह सिर्फ हम एक्सपोर्ट ही करें। ठीक है, इस पे भी नहीं जा सकते हैं, या जो है हम बिल्कुल ही इंपोर्ट को बंद कर दे टैरिफ प्रोटेक्शन लगा के, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ओपन और कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब समझते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0 को। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एज एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ एनर्जी का, टेक्नोलॉजी का और डेटा का। तो डेटा एज द रॉ मटेरियल ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी का रॉ मटेरियल क्या है, तो डेटा है। जैसे कि कोल की वजह से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया और इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल ने क्या किया, पावर्ड किया सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। तो अब हम अगर देखें तो डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, डेटा आज कैसे फंक्शन करता है, एज इनपुट, एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से। ठीक है, तो डेटा जो है इनपुट की तरह कैसे वर्क करता है, एआई के लिए, ऑटोमेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, एसेट की तरह कब वर्क करता है, इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, डिजिटल पब्लिक गुड्स। ठीक है, तो इसीलिए इंडस्ट्री 4.0 को हम क्या कहेंगे, डेटा ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ ज़रूरत है, प्लस इंटेलिजेंट सिस्टम्स की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, कब आया, 1765 में। तो कोर फीचर अगर हम देखें तो लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में हमें देखने के लिए मिला, और एनर्जी बेस इसका क्या था, वाटर पावर और स्टीम इंजन। की सेक्टर क्या था, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन मिल्स वगैरह इस टाइम पे लगाया गया। देन स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर देखें तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि पहले कॉटेज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, सिर्फ यहाँ से फिर क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम की तरफ हमने मूव किया। देन एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मूव किया गया। और मैकेनाइजेशन ने क्या किया, रिप्लेस किया जितना भी हैंड बेस्ड आर्टिसनल प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम पे, अब ये सब कुछ मशीन करने लगी। ठीक है, देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो बर्थ
बर्थ ऑफ फैक्ट्री एज एन इंस्टीट्यूशन, अब फैक्ट्री क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन की तरह हो गया। वेज लेबर और कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन रिलेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। कोल एक्सट्रैक्शन और स्टीम पावर की के वजह से क्या हो पाया, क्रिएटेड अ स्केलेबल ट्रांसपोर्टेबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। इससे फिर क्या हो पाया, प्रोडक्टिविटी लीप, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि फर्स्ट रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। देन देखते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, 1870s में आता है ये। कोर फीचर अगर देखें तो एनर्जी ट्रांजिशन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अब हम किस चीज़ पे डिपेंड हो रहे हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल और गैस के ऊपर। तो और की इनोवेशन इस टाइम पे क्या था, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू अगर देखें तो मास प्रोडक्शन हो रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्डिज्म और असेंबली लाइन। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा था, फोर्डिज्म होने लग गया था, मास प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट में भी रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला, ऑटोमोबाइल्स और अर्ली एविएशन अर्ली 20th सेंचुरी में ये हमें देखने मिला। देन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला, टेलीग्राफ, टेलीफोन एक्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर देखें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है उसका राइज होता है, अर्बनाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकम सेंट्रल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये सब कुछ यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हम कहते हैं इसका क्या मतलब है कि जैसे ही कंपनी जो है बड़ा होता जाता है और ये और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगता है, तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगेगा तो जो कॉस्ट है पर यूनिट का वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्डाइजेशन प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने के लिए मिला, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बन रहा है तो उसका कॉस्ट जो है एक एक चीज़ का क्या होगा, एक यूनिट का कम हो जाएगा। और अगर आप कुछ कम चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट प्रोड्यूस करने का क्या होता है, ज़्यादा होता है। देन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ये हमें देखने के लिए कब मिला, मिड लेट 20th सेंचुरी में देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या देखने के लिए मिला। टेक्नोलॉजी का बेस क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिफ्ट देखें तो यहाँ मैकेनाइजेशन से ऑटोमेशन की तरफ हम शिफ्ट होने लगे थे। मेजर इनोवेशन क्या था, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स देखने के लिए मिला और कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स होने लग गया था। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे ऑटोमेशन हाई लेवल का होने लग गया और जो मैनुअल लेबर पे डिपेंड हुआ करता था पहले इकोनॉमी, ये कुछ कम हो गया, ठीक है। देन प्रिसीजन इंक्रीज हो गया, स्पीड और कंसिस्टेंसी बढ़ गया। तो बिगिनिंग ऑफ में हमें क्या देखने के लिए मिला, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत किस चीज का हो गया, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का। देन नॉलेज इंटेंसिव प्रोडक्शन होने लग गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपको एक बेसिक चीज क्या याद रखना है कि आप मैकेनाइजेशन से हम शिफ्ट हो चुके हैं ऑटोमेशन में, और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पे सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम मैकेनाइजेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट में हमने क्या किया, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली चेंजेस हैं। देन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0 में क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे नेचर कैसा है रेवोल्यूशन का, बिल्ड्स ऑन डिजिटल रेवोल्यूशन ऑफ द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये थर्ड पे ही बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपोनेंशियल चेंज नॉट लीनियर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक लाइन में प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर अगर देखें तो यहाँ 3 स्फेयर का फ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है, एक तो फिजिकल, दूसरा डिजिटल, तीसरा बायोलॉजिकल। कोर टेक्नोलॉजीज इसमें क्या आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर फिजिकल स्ट्रीम्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हमने समझ लिया कि यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर अगर देखें तो तीनों स्फेयर इसमें ज़रूरी है, फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल। और यहाँ पे काफ़ी एक्सपोनेंशियल चेंज हुआ है, कोई लीनियर प्रोग्रेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेसिकली नेचर क्या है कि यहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर ही ये बिल्ड हो रहा है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, और यहाँ पे कोई लीनियर प्रोग्रेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल चेंज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मीन्स या तो आप तुरंत ही बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे या तुरंत ही बहुत ज़्यादा डाउन, तो इंक्रीज और डिक्रीज काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या ज़रूरत है, स्मार्ट
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए जो कि सेंस कर सके, एनालाइज कर सके, डिसाइड कर सके और एक्ट कर सके, ठीक है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सेंस का क्या मतलब है? वाया सेंसर्स। एनालाइज का मतलब वाया डेटा एंड एआई। डिसाइड का मतलब ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस। और एक्ट का मतलब कि सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन होना चाहिए। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसा होना चाहिए? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रियल टाइम डेटा एक्सचेंज, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मास कस्टमाइजेशन हो सके और ह्यूमन मशीन का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सिस्टेमिक इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्री 4.0 का? तो अब जो है हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड इंडस्ट्री, कि सिर्फ ये लिमिटेड फैक्ट्री तक तो नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन सिस्टम को समझना, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स को और गवर्नेंस मैकेनिज्म्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये रीडिफाइन करता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न कैसा होना चाहिए, स्किल रिक्वायरमेंट और रोल ऑफ द स्टेट यानी डिजिटल गवर्नेंस। तो हमने सिंपली अगर हम समझना चाहे तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम और वाटर का रोल था, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री की तरफ हमने मूव किया, मैकेनाइजेशन देखने के लिए मिला। सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल का रोल काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ मास प्रोडक्शन फोर्डिज्म हमें देखने के लिए मिला। थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑटोमेशन और फोर्थ में डेटा एंड एआई, ठीक है, इंटेलिजेंट सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स। अब समझते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रेजेंट फेज तक तो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन अगर हम समझना चाहें क्या है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 ये रिप्रेजेंट करता है नया इंडस्ट्रियल पैराडाइम रूटेड इन डिजिटलाइजेशन की। अभी ये 4.0 जो हम कह रहे हैं इंडस्ट्री, बेसिकली ये क्या है? डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूरा फोकस है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड दैट कैन मॉनिटर, सिमुलेट, प्रिडिक्ट, कंट्रोल द फिजिकल वर्ल्ड इन रियल टाइम। मतलब क्या है कि डिजिटाइजेशन से क्या होगा कि वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करके हम मॉनिटर कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड को रियल टाइम में। थस जो डिसीजन मेकिंग है ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ह्यूमन लेड टू डेटा लेड सिस्टम्स में, ठीक है। तो इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका रूट कहाँ है? डिजिटलाइजेशन में। तो अब समझते हैं इंडस्ट्री 3.0 वर्सेस इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 3.0 कहने का क्या मतलब है? ऑटोमेशन ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया? यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, पीएलसीज और रोबोट्स का। और जब हम इंडस्ट्री 4.0 देख रहे हैं तो यहाँ पे एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हो रहा है इंटायर प्रोडक्शन सिस्टम्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ठीक है ऑटोमेशन हुआ लेकिन इंडिविजुअल मशीन्स और प्रोसेस का हुआ, और यहाँ पे एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हो रहा है पूरा एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम का। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कोई इंडिविजुअल एक ऐसा मशीन ला के लगा दिया, नहीं, पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम का ही एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हो रहा है। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है फिजिकल एसेट का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, वैल्यू चेन पार्टनर्स का। तो फोकस कहाँ है? ऑटोमेशन से अब इंटेलिजेंट और कनेक्टेड सिस्टम के ऊपर फोकस है। तो जो इंडस्ट्री 3.0 है ये ऑटोमेटेड मशीन था, और इंडस्ट्री 4.0 में हमें देखने के लिए मिल रहा है ऑटोमेट कर रहा है ये डिसीजन मेकिंग को भी, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन कोर टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग इंडस्ट्री 4.0। तो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटी, चाहे क्लाउड हो या एज कंप्यूटिंग हो, एडवांस रोबोटिक्स हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर ड्रिवन कनेक्टिविटी। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारे टेक्नोलॉजीज़ का क्या है? बहुत बड़ा रोल है 4.0 को आगे ले जाने में। देन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट फैक्ट्रीज। तो इंडस्ट्री 4.0 इज़ द नेक्स्ट फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मर्जेज विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग है वो मर्ज किसके साथ कर रहा है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ। फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम्स आर मिरर्ड बाय डिजिटल ट्विंस। अब हम सब कुछ देख पा रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है? डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ स्मार्ट फैक्ट्रीज। स्मार्ट फैक्ट्रीज का क्या क्या फीचर्स है?
तो जो मशीन है अक्रॉस द इंटायर प्रोडक्शन चेन आर डिजिटली कनेक्टेड, यहाँ पे मशीन्स क्या है, डिजिटली कनेक्टेड है, डेटा जनरेटिंग और सेल्फ लर्निंग मशीन्स हैं, ठीक है। मशीन जो है सेल्फ लर्न भी करेंगे और सिस्टम क्या करेगा, प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या फेलियर्स हो सकता है और प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। और ऑटोनोमस डिसीजन लेगा विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, कितना क्या प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, क्या फ़ायदा नुकसान है, फेलियर को भी प्रिडिक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, दिस मार्क्स द मीटिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड, तो यहाँ पे रियल और वर्चुअल वर्ल्ड का हम मीटिंग देख पा रहे हैं, ठीक है। देन डिजिटल इकोसिस्टम और वैल्यू चेन को समझते हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 इंटीग्रेट करता है सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर्स के साथ, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नेटवर्क के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो जाएगा और डेटा के साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। इवन हमें ये सब कुछ देखने मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्लोज फ्रॉम डेटा कंट्रोल नॉट मेयरली फिजिकल कैपिटल, तो अब सिर्फ पहले जैसे ऐसे होता था कि आपके पास फिजिकल कैपिटल है, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है। अब डेटा कंट्रोल जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ठीक है। सो अब समझते हैं इंडस्ट्री 4.0 और लेबर के साथ क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल टेंशन, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा कि हाँ ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 कितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि 4.0 और लेबर 1.0 क्या मतलब है इसका। तो जो प्रेजेंट लेबर स्टैंडर्ड है हमारा, वो डिज़ाइंड फॉर स्टेबल जॉब्स, जो भी लेबर है इसको कैसा डिज़ाइन, क्यों डिज़ाइन किया गया था, स्टेबल जॉब्स के लिए और फिक्स्ड स्किल, जी इस टाइप का कोई स्किल नहीं है कि तुरंत ही हम अपने स्किल को बदल सकते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है, जो भी हमारा प्रेजेंट लेबर स्टैंडर्ड्स है। और इंडस्ट्री 4.0 डिमांड कर रहा है फ्लेक्सिबल वर्क, डायनेमिक स्किल, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो इसके वजह से फंडामेंटल इनकॉम्पेटेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी आ रहा है बिटवीन एडवांस टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड लेबर इंस्टीट्यूशन से। जो लेबर इंस्टीट्यूशन है ये आउटडेटेड है, ठीक है, क्योंकि हमने हमारा जो लेबर स्टैंडर्ड था ये कैसा था कि ठीक है, स्टेबल जॉब्स है, फिक्स्ड स्किल है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि वर्क हमारा फ्लेक्सिबल हो गया, स्किल हमें डायनेमिक मतलब समय के अकॉर्डिंग चेंज होना, और कंटिन्यूअस हमें सीखता रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अंडर इंडस्ट्री 4.0 अब समझते हैं। तो नेचर ऑफ चेंज, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे शिफ्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट विल बी ग्रेजुअल, ठीक है, नॉट सडन जॉब लॉस। तो क्या जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, हो गया है, होने लग गया है, इंडस्ट्री 4.0 है, तो क्या होगा, इससे सारा का सारा जॉब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ग्रेजुअल होगा, सडन जॉब का लॉस नहीं होगा, लेकिन जो है प्रोफाउंड होगा, डीप रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्क जो है यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। जॉब का ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो एग्जिस्टिंग जॉब्स जो है ये फुल्ली खत्म नहीं हो जाएगा, वैनिश नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक तरीके से रीडिज़ाइन होकर ऑग्यूमेंटेड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जॉब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से स्किल बदल रहा है, स्किल अलग अलग तरीके का डायनेमिक स्किल चाहिए हमें इंडस्ट्री 4.0 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो लोग अपने स्किल को अपग्रेड कर पाएंगे तो उन लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। और ह्यूमन विल इंक्रीजिंगली फोकस ऑन क्रिएटिव टास्क, और ह्यूमन का काम क्या रहेगा, क्रिएटिव टास्क में, कॉग्निटिव जजमेंट में। टास्क रोबोट कैन नॉट परफॉर्म बेटर, और वैसा टास्क जो रोबोट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए फिर जो है ह्यूमन इन सारे चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो हमें जॉब में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए जो है क्या हो रहा है कि जो लो स्किल्ड वर्कर हैं तो उनका जॉब लॉस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो फिजिकल वर्क था वो तो मशीन कर ले रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ कुछ जो कॉग्निटिव चीज़ें हैं जो मशीन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो अभी इंसान के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है या किया जाएगा, ठीक है। स्किल डायनेमिक्स अगर देखें तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, अगर जॉब को लॉस ना हो, इसके लिए अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गया कि री स्किलिंग होते रहना चाहिए, ठीक है। स्किल को अप स्किल करना, री स्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री 4.0 एंड्स द ट्रेडिशनल मॉडल, तो जो ट्रेडिशनल मॉडल हमारा चल रहा था कि हमने एक बार एजुकेशन ले लिया, हमें जॉब मिल गया, हम लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं और हमें रिटायरमेंट मिल गया, तो ये चल रहा था। अब नया मॉडल क्या आ गया, लर्न करो, वर्क करो, फिर री लर्न करो, फिर री वर्क करो, तो यही चलता रहेगा, लर्न वर्क री लर्न वर्क, ठीक।
तो ये जो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब से इंडस्ट्री 3.0 आया है तब से ही ये डिक्लाइन कर रहा है और लार्जली ये डिसअपियर हो सकता है। तो इम्प्लीकेशन क्या है इसके लिए, री स्किलिंग और अप स्किलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डिजिटल लेबर बिकम्स इंटीग्रल टू ऑलमोस्ट ऑल ऑक्यूपेशन, और अब डिजिटल लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग इज नीड ऑफ द आर। देन सेक्टोरल इम्पैक्ट क्या है, IT सर्विसेज और जो BPO सर्विसेज था, ठीक है, मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंट ऑटोमेशन लाइकली ऑन IT सर्विसेज। तो सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने मिल सकता है, IT सर्विसेज में, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO में, ठीक है। रूटीन रूल बेस्ड सर्विस जॉब्स आर हाईली ऑटोमेबल, तो ऑटोमेटेबल कि इन सबको ऑटोमेटिक किया जाना ज़्यादा ईजी है। तो ग्लोबल प्रिडिक्शन क्या है, तो अ टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म 2015 में प्रिडिक्ट किया था कि 1 in 3 जॉब्स कुड बी कन्वर्टेड टू सॉफ्टवेयर रोबोट्स एंड स्मार्ट मशीन्स बाय 2025, ठीक है, कि एक में से 3 जॉब्स को क्या किया जा 3 में से 1 जॉब को कन्वर्ट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर रोबोट्स और स्मार्ट मशीन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए जो है क्या होना चाहिए, री स्किलिंग और अप स्किलिंग जो है नीड ऑफ द आर है। देन इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडिया, अब देख लेते हैं इंडिया ऑन द टेक्नोलॉजी लेडर। इंडिया कहाँ पे है इस टेक्नोलॉजी लेडर में, तो समझते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स टिपिकली मूव थ्रू अ टेक्नोलॉजी लेडर। तो जितना भी इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये एक तरीके का एक लेडर है, उसी के थ्रू मूव करता है। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, देन ऑटोमेशन हो रहा है, देन डिजिटाइजेशन हो रहा है, देन स्मार्ट फैक्ट्रीज इंडस्ट्री 4.0 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लार्जली रिमेन्स एट द पोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन और अर्ली ऑटोमेशन स्टेज। तो अभी हम कहाँ पे हैं, जो पोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद जो अर्ली ऑटोमेशन स्टेज, हम अभी यहाँ पे हैं। देन डिजिटाइजेशन एंड स्मार्ट इंटीग्रेशन जो है ये अभी भी हमारा क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि करंट स्टेटस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का क्या है करंट स्टेटस, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो ये डोमिनेटेड बाय एम्बेडेड सिस्टम विद इन इंडिविजुअल मशीन। तो इंडिविजुअल मशीन के अंदर ही जो सिस्टम है उसी से चल रहा है, सारा का सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मशीन ऑपरेट कर रहा है इन सिलोज नॉट एज इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पा रहा, इंडिविजुअल मशीन ही वर्क कर रहा है, उसी में अपना सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है ये कैसा है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। देन साइबर फिजिकल इंटीग्रेशन अगर देखें तो मशीन्स प्लस डेटा प्लेटफॉर्म, अभी ये हमारा बिल्कुल कह सकते हैं कि शुरुआती स्टेज में है, ठीक है। तो साइबर फिजिकल इंटीग्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाया है। देन MSMEs एंड ऑटोमेशन को अगर समझे तो जो लार्ज प्रोपोर्शन है MSMEs का, तो ये सब अभी सिर्फ एंटर ही कर रहे हैं ऑटोमेशन फेज में, ठीक है। और ऑटोमेशन फेज में एंटर कर रहे हैं तो इनको जो है कंस्ट्रेंट फील हो रहा है, कैपिटल में स्किल्स की कमी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। तो यहाँ ऑटोमेशन MSMEs के केस में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, डुअल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो रहा है, जिसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ ही एडवांस्ड फर्म्स हैं और लार्ज बेस ऑफ लो टेक्नोलॉजी यूनिट्स है। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ एडवांस्ड फर्म्स हैं और बाद बाकी ज़्यादातर अगर हम देखें तो लो टेक्नोलॉजी यूनिट्स ही लार्ज नंबर्स में हैं, ठीक है। देन इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस। तो आप समझते हैं कि हमारा इंडिया का जो है मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन क्या है और इंडस्ट्री 4.0 से हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव अगर देखें तो टू अचीव एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि हम जो है इंडिया को ग्लोबल हब बना सके, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर हो, डिज़ाइन हो और इनोवेशन यहाँ पे हो पाए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा GDP 16% से हो करके ज़्यादा होकर 25% कम से कम हो पाए, ठीक है। तो अडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज बिकम इंडिस्पेंसिबल। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर
शेयर है जीडीपी में अभी कितना है 16% है, इसको हम लेकर के जा सके 25% तक। तो ये सब पॉइंट मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब समझते हैं 4.0 आखिर क्रिटिकल क्यों है, इतना क्यों ज़रूरी है। इससे हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। ठीक है, वैल्यू चेन हमारा इफिशिएंट और रेजिलिएंट हो पाएगा, और इनोवेशन भी इनोवेशन फास्टर प्रोडक्ट इनोवेशन हो पाएगा, कस्टमाइजेशन मास कस्टमाइजेशन हो सकता है। ठीक है, ऑफसेट डिसएडवांटेजेस ऑफ, तो जो इश्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसीज, राइजिंग लेबर कॉस्ट, ग्लोबल कंपटीशन, तो इन सब को क्या करेगा, दूर करेगा, इन सब को हटाएगा। जो भी डिसएडवांटेज है इसको ऑफसेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या इशू देखने के लिए मिलता है कि ठीक है लॉजिस्टिक्स इनएफिशिएंसीज है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, तो इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, इशूज़ को सॉल्व कर सकेंगे। अब समझते हैं पॉलिसी पुश। ठीक है, मेक इन इंडिया एंड इंडस्ट्री 4.0। तो मेक इन इंडिया एक तरीके से क्या कर रहा है, स्पेयर हेड कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाएगा, और लोगों तक वाइडर डिफ्यूज़न हो पाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी दूर दूर तक लोगों तक वाइडर रीच हो पाएगा, पहुंच पाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, ये अलाइन करता है इंडस्ट्री 4.0 के साथ। कैसे, क्योंकि ये इनकरेज कर रहा है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को, ये इनकरेज कर रहा है प्रोमोटिंग डिज़ाइन लेड एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ को। अगर हम देखें कि इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, तो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। इंडिया के पास लार्ज आईटी वर्कफोर्स है, सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स कैपेबिलिटी है। ठीक है, और इस कैपेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये हमें एक नेचुरल बेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से हम डेटा ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, एआई इनेबल्ड प्रोडक्शन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। जो इंडिया का इंडस्ट्री 4.0 ट्रांजिशन है, ये टेक्नोलॉजी लेड है रादर देन की कैपिटल हैवी, की बहुत सारा कैपिटल चाहिए, नहीं, ये टेक्नोलॉजी लेड है। देन अब समझते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन और इंडस्ट्री 4.0 का क्या कनेक्शन है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है कितना, 100 स्मार्ट सिटीज़ का। ठीक है, और इंडस्ट्री 4.0 का ये 4 रनर की तरह होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटीज़ है तो यहाँ पे ये एक तरीके का लिविंग लेबोरेटरीज है। यहाँ पे IoT, डेटा प्लेटफॉर्म्स, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एक तरीके से डिमांड किस चीज़ का होगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, तभी तो हम स्मार्ट सिटीज़ बना पाएंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट अर्बन सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो अगर स्मार्ट सिटीज़ मिशन की वजह से क्या होगा कि इंडस्ट्री 4.0 हमारा ये और डेवलप हो पाएगा, क्योंकि हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। अब एक केस स्टडी समझते हैं, GE स्मार्ट फैक्ट्री पुणे का। ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 इन प्रैक्टिस हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो ये GE है मीन्स जनरल इलेक्ट्रिक, तो इन्होंने क्या किया, जो है ये एक कंपनी है, ये स्मॉल फैक्ट्री है कहाँ पे, पुणे में। ठीक है, स्मॉल स्मार्ट फैक्ट्री है पुणे में, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 का ये मॉडल है। तो अब इसमें क्या फीचर है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री 4.0 है, तो ये मल्टी प्रोडक्ट स्मार्ट फैक्ट्री है। इसमें डाइवर्स प्रोडक्ट एक साथ बन सकता है। देन रैपिड कन्फ्यूगरेशन भी है। जो टाइमिंग होता था ये प्रोडक्शन का, ये वीक्स से लेकर के ठीक है बहुत लंबा टाइम लग रहा था बनने में, तो अब ये डेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कि अब कम टाइम लग रहा है, पहले अगर वीक्स लगता था तो अब डेज लग रहा है। देन डिजिटल डिज़ाइन टू प्रोडक्शन पाइपलाइन, जो इंजीनियर्स डिज़ाइन है अब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 3D डिजिटल ड्राइंग्स में और डायरेक्टली मशीन में चला जा रहा है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, ऑटोनोमस ऑपरेशन है, ओवरहेड क्रेन्स जो है मूव कंपोनेंट्स ऑटोनोमसली बिटवीन मशीन्स, तो ये खुद ही जो है मशीन्स के बीच में ऑटोनोमसली ये मूव कर रहा है। यहाँ पे जो एल्गोरिदम है ये भी ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, देन मशीन अगर देखें तो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, कैसे, ओवर द इंटरनेट, और जो भी प्रोडक्शन डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ये किसके बेसिस पे है, ग्लोबल कस्टमर डिमांड के बेसिस पे। तो ये हम एक तरीके से इंडस्ट्री 4.0 को कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली यहाँ पे हमें ऑटोमेशन और सारी चीज़ें और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट द मीटिंग ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस एंड फिजिकल
प्रोडक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए जॉब क्रिएशन के लिए इन द एज ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल चैलेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जॉब को क्रिएट करना, ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट का हमारा रास्ता था, पाथवेज था, ये अब सफिशिएंट नहीं लग रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 में क्या होगा, ऑटोमेशन, इकोनॉमिक नेशनलिज्म और जो चेंज हो रहा है ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो भी अपना ट्रेडिशनल डेवलपमेंट पाथवेज चल रहा था अब तक, ये अब सही नहीं है। ठीक है, मतलब इस टाइम के लिए ये अब सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अब हमें ऑटोमेशन चाहिए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब सब कोई अब क्या कर रहे हैं, अपने ही इकोनॉमी को, अपने ही कंट्री के इकोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी कर रहे हैं ओवर इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो ग्लोबल ट्रेड पैटर्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। तो अब हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लेड मॉडल है, इसमें आखिर क्या लिमिटेशन आता है। ठीक है, तो जो क्लासिकल डेवलपमेंट थिंकिंग था लो टू मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करो, फिर इसको एक्सपोर्ट करो। ठीक है, इंटीग्रेट करो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, जो कि सक्सेसफुली फॉलो किया गया जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना के द्वारा, कि क्या करना है, पहले तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करो, बनाओ यहाँ, फिर एक्सपोर्ट करो। ठीक है, लेकिन अब ये मॉडल जो है थोड़ा सा स्ट्रेन में है आज के डेट में। ठीक है, हमने कई बार पढ़ा क्यों ऐसे ये स्ट्रेन में है, क्योंकि ये जो सिस्टम था ये इवॉल्व हुआ था प्री इंडस्ट्री 4.0 के पहले, लेकिन जो करंट रियलिटीज़ है हमारा, ये तो अब काफ़ी ज़्यादा अलग है। स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज देखने के लिए मिल रहा है, आइए समझते हैं। तो अभी जो है हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्टैग्नेशन इन ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड। तो जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड था, इसमें हमें या तो हमें ये स्लो होता हुआ दिख रहा है या स्टैग्नेटिंग देखने के लिए मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से जो लेबर कॉस्ट का एडवांटेज था, ठीक है, कि पहले जो लेस डेवलप कंट्री था या डेवलपिंग कंट्री था, तो वहाँ पे आके लोग फैक्ट्री लगा रहे थे, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट पहले कम था, तो जो अब डेवलप्ड कंट्रीज होते थे तो वहाँ पे ट्रेड किया जाता था, लेकिन अब ऑटोमेशन की वजह से वहाँ का खुद का ही लेबर कॉस्ट घट गया, वहाँ पे प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है, तो वो क्यों ही कहीं और से खरीदेंगे। फिर ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से कि अब सब लोग जो है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने इकोनॉमी को ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रेड लगा के या ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सिडी प्रोवाइड करके एक्सपोर्ट के लिए, तो ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म वगैरह जो है चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है हर ज़्यादातर कंट्री के मन में है कि ठीक है हम ही ज़्यादा ग्रो करें, तो इंटीग्रेशन पे कम ध्यान जा रहा है और सप्लाई चेन रिकन्फिगरेशन की वजह से। तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड था ये अब पहले से कम हो रहा है। ठीक है, देन राइज ऑफ सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रेड। अब ये जो है जैसे ही सर्विस सेक्टर और डिजिटल ट्रेड एक साथ ही इसका राइज हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो जो सर्विसेज ट्रेड है स्पेशली डिजिटल सर्विसेज है, ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली अब ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो डिजिटल सर्विसेज है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। ठीक है, मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंस इन अर्ली स्टेजेस, कि पहले अर्ली स्टेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्रिएट, और लेस कंस्ट्रेंट बाय ज्योग्राफी का इशू नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये डिजिटल ट्रेड और राइज ऑफ सर्विसेज ये हो रहा है। देन अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड अब बदल रहा है। ठीक है, इंट्रा एशिया ट्रेड डायनेमिक्स, तो अगर हम समझे कि ट्रेड अमंग डेवलपिंग एशियन कंट्रीज, तो ये ज़्यादा अब ग्रो हो रहा है। ठीक है, पहले ट्रेड डेवलप्ड कंट्री के साथ होता था, तो अब अगर देखें कि जो एशियन कंट्रीज है और डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग एशियन कंट्रीज, यहाँ पे ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, ग्रोइंग मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज ट्रेड विद डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड है उससे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड जो है बढ़ रहा है। तो सिग्नल क्या है, ये क्या दिखा रहा है कि रीजनल वैल्यू चेन जो है स्ट्रेंथ हो रहा है, साउथ साउथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, और जो डिपेंडेंस था पहले कि वेस्टर्न मार्केट के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, तो वो अब रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा और क्या इशू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शोरिंग है। ठीक है, ऑफ शोरिंग कहने का क्या मतलब है, जो कंपनीज है और वो क्या करते थे, अपना प्रोडक्शन को शिफ्ट करते थे किसी दूसरे दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, सपोज ये एक कंट्री है, कंपनी है। ठीक है, ये एक कंपनी है यूएसए में। ठीक है,
इसको अच्छे से समझते हैं। तो यूएसए में एक कंपनी है, अब यहाँ पे अगर ये कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो इनका जो भी चीज़ यहाँ पे बनेगा तो ये क्या होगा, महंगा बनेगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ महंगा बनेगा। तो अब ये कंपनी जो है ये क्या करेगी कि किसी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाएगी जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। तो सपोज़ वो कंपनी आ गया अब इंडिया में, ठीक है, क्योंकि यूएसए के कंपेयर में ये कंपनी अब कहाँ आ गया, इंडिया में। तो इंडिया में इनको लेबर कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है, लेबर कॉस्ट कम लगेगा और प्रोडक्शन भी सस्ता हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन तो ये अगर हो रहा है तो हम कहते हैं ऑफ शोरिंग हो रहा है। लेकिन अब कंपनी जो है जो ऐसे कर रहे थे ऑफ शोरिंग, अब ये कम हो रहा है। अब हमें यहाँ पे फिर से इन शोरिंग और री शोरिंग देखने के लिए मिल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो गया कि जो कंपनी शिफ्ट कर रही थी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन अदर कंट्रीज़ में, स्पेशली जहाँ पे चीप लेबर नेशन था, ठीक है, वहाँ पे वो लोग जाकर शिफ्ट कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक तो ये जो ऑफ शोरिंग वाला प्रोसेस था तो ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब हम कह सकते हैं कि ये अपने पीक पे है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि ठीक है कंपनीज अब सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आ जाएंगी, ये नहीं हो पा रहा है। अब कारण क्या है कि अभी ये पीक पे क्यों है, हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से अगर कोई आकर यही कंपनी इंडिया में बना रहा है, ठीक है, और यही कंपनी यूएसए में बना रहा है, तो ऑटोमेशन की वजह से यूएसए में ही उसको सस्ता पड़ रहा है। तो यूएसए में ही सस्ता पड़ रहा है, वेज डिफरेंशियल नैरो हो चुका है, तो वो क्यों आएगा इंडिया में और क्यों आकर इंडिया में अपने कंपनी को लगाएगा, ठीक है। और एक तो जियो पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस का भी कंसर्न है कि सप्लाई करना सब चीज़ करने में इशू है। तो अब ज़्यादातर हमें इन शोरिंग और रीशोरिंग देखने के लिए मिल रहा है कि जो कंपनीज बाहर किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाकर लगा रहे थे, बीट चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो या वियतनाम हो, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपने ही जो भी फैक्ट्रीज़ है ये उल्टा और लेकर जा रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि अब इनके पास जो है रोबोटिक्स है, स्मार्ट फैक्ट्रीज़ है, और इसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव लो एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा कि उनके पास तो कैपिटल है तो कैपिटल खर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, रोबोटिक्स का यूज़ होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अब जो है और भी कम हो सकता है, ठीक है। और अब समझते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं। तो जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, जो लार्ज बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। कारण क्या है कि आखिर इतना बड़ा लार्ज फर्म है तो क्यों, क्योंकि सब कुछ अगर ऑटोमेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, भले ही आउटपुट जो है ज़्यादा है लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। मशीन जो है रिप्लेस करेगा लेबर को एट स्केल अंडर इंडस्ट्री 4.0। तो इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब का ग्रोथ होगा, जॉब का ग्रोथ डाउन जा सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो नया जॉब इंजन बन सकता है। तो एमएसएमईज और गिग इकोनॉमी जो आजकल आगे बढ़ रहा है, तो एमएसएमई क्या है, ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है, फ्लेक्सिबल भी है और एडेप्टेबल टू नीश और लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग एडेप्ट भी हो जाता है। मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें देखने के लिए मिलता है एमएसएमई। और क्या है, गिग इकोनॉमी, ये है प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क, टास्क ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है यूथ और सेमी स्किल्ड लेबर को। तो यहाँ पे हमें क्या शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है कि जो परमानेंट जॉब्स था अब ये फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। एमएसएमईज और गिग इकोनॉमी न्यू जॉब इंजन्स होगा, ठीक है। देन मास सर्विस एज ए न्यू एम्प्लॉयमेंट फ्रंटियर। तो मास सर्विस का क्या मतलब है, जैसे कुछ सेक्टर है, टेलीकॉम हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन सर्विसेज, तो यहाँ पे हमें मास सर्विस देखने के लिए मिल सकता है और देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है, स्मार्ट रेगुलेशन अगर हो, ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्विस कॉस्ट है इसको कम कम हो रहा है। ठीक है, अगर अगर आप एजुकेशन के लिए ही जा रहे हैं तो क्या कोई एक स्कूल है क्या, मोनोपोली है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा स्कूल है। तो आप एजुकेशन के लिए भी आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगा ही पड़ेगा, हर तरीके का यहाँ पे एजुकेशन के लिए आपके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। तो एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है, कॉम्पिटिशन है, प्लस स्मार्ट रेगुलेशन की वजह से जो सर्विस का कॉस्ट है ये नीचे आ रहा है। इससे जो है एक्सेस एक्सपेंड हो रहा है, डिमांड जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंडिया का एविडेंस अगर देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन हो चुका है, 3 to 10 टाइम्स कॉस्ट रिडक्शन हो चुका है। ठीक है, और कंजम्पशन में एक्सप्लोजन अगर देखें तो हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास फ़ोन है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन हो चुका है। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो मिलियंस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस जॉब क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब समझते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर जॉब क्रिएशन स्ट्रैटेजी। तो हमें क्या सोचने की ज़रूरत है, नीड फॉर रेडिकल रीथिंकिंग। ठीक है, जो पॉलिसी मेकर है तो उनको क्या करना चाहिए, मस्ट मूव बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक जॉब स्ट्रैटेजीज, एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन से अब हम लोगों को कहाँ मूव करने की ज़रूरत है। तो अब कुछ जो इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो पहले ये था कि हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी आगे जाएगी, ये पहले तक ठीक था। लेकिन अब इंडस्ट्री 4.0 सडन जो है टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा चेंज होना, टेक्नोलॉजी का आना, AI हो गया और काफ़ी चीज़ें हैं, ऑटोमेशन, तो इनकी वजह से अब सिर्फ ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक हमें रेडिकल रीथिंकिंग की ज़रूरत है। तो अब जो इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ है वो क्या है कि सर्विस लेड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है हो रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर जॉब क्रिएशन, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जो है यूज़फुल है ये। देन MSME को एक्सपेंड किया जाए और फॉर्मलाइज किया जाए। सबसे ज़्यादा इशू हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अराउंड 90% क्या है, इनफॉर्मल जॉब्स हैं, इनफॉर्मल जो है सेक्टर ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जो है फॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है और स्किल डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो आजकल का चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ हमारा स्किल डेवलपमेंट अलाइन होना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी के साथ, सर्विस सेक्टर के नीड के साथ, और ह्यूमन मशीन का कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट है तो ये ऐसा नहीं है कि हमने जो 20th सेंचुरी में हमारा इंडस्ट्रियल मॉडल था हम उसी को रेप्लिकेट करें, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा ऐसा लेबर स्ट्रैटेजीज जो कि 21st सेंचुरी के लिए सूटेबल हो। ठीक है, स्पेशली जो डिजिटल, ऑटोमेटेड और सर्विस ड्रिवन इकोनॉमीज है इसके लिए। तो इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब समझते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP को, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, एक कंपोजिट इंडिकेटर है, ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स के बास्केट को, ठीक है, एक बास्केट में इंडस्ट्रियल गुड्स है और उसको ये क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है कि कितना जो है प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट इंडिकेटर है, ये मेज़र कर रहा है शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म में क्या बदलाव हो रहा है क्वांटिटी में। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके क्वांटिटी में क्या बदलाव हो रहा है इंडस्ट्रियल गुड्स का, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो ये कैप्चर कर रहा है ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल आउटपुट की, इंडस्ट्रियल आउटपुट को ये कैप्चर कर रहा है। और ये एक इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, इसी से तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है कितना आउटपुट हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। तो इसका कंपाइलेशन एंड रिलीज को समझते हैं। तो इसको कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, NSO के द्वारा। याद रखना है, इसको कौन कंपाइल करता है, कौन पब्लिश करता है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो कैसे जो है इसको रिलीज किया जाता है, मंथली। और टाइम लैग देखें तो 6 वीक। ठीक है, तो याद रखना है 6 वीक्स कंपाइल और पब्लिश किया जाता है NSO के द्वारा, फ्रीक्वेंसी मंथली और टाइम लैग सब लगभग 6 वीक्स का। तो स्कोप क्या है IIP का, समझते हैं। तो एज रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, UNSO के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि IIP में इंक्लूड होना चाहिए माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, UNSO के अकॉर्डिंग होना चाहिए माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। ठीक है,
लेकिन इंडिया में इसका क्या स्कोप है देखते हैं आईआईपी का। तो डेटा अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट की वजह से आईआईपी में यहाँ पे इंडिया में सिर्फ माइनिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखना है एमएमई है अपने पास, क्या है एमएमई, दैट इज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। कंस्ट्रक्शन, गैस एंड वाटर सप्लाई ये एक्सक्लूड किया गया है आईआईपी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी इसका जो है हो पा रहा है, ठीक है। और यूएनएसओ के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें यहाँ पे है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, गैस है, वाटर सप्लाई है, लेकिन ये सब एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो अब समझते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो बेस ईयर है और सेक्टर के हिसाब से क्या वेट है। तो बेस ईयर आईआईपी का है 2011 से 12, और सेक्टर वाइज अगर वेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेट है, दैट इज 77.633, लगभग 78%, ठीक है। और माइनिंग का वेट कितना है, 14% है, ठीक है, 14.373, तो लगभग क्या है 14% है। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी का वेट कितना है, 7.994, ठीक है। तो ये याद रखना है एमएमई कि इन्हीं तीनों को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्वांटिटी को। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का सबसे लार्जेस्ट शेयर है जो कि हमने देख लिया। तो ये लार्जली क्या करता है, डिटरमाइन करता है ओवरऑल आईआईपी मूवमेंट को, ठीक है। अब समझते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज एंड आईआईपी के बारे में, 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो आईआईपी में, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का अगर हम देखें तो ये कितना टोटल वेट है, तो लगभग 40% जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का ही वेट है, ठीक है। कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन अगर देखें तो इसको कंपाइल और पब्लिश कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसको, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इसको। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ टुगेदर ये कितना है, 40% है टोटल आईआईपी के वेट का, और इसको कंपाइल और पब्लिश कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो मंथली, और टाइम लैग यहाँ पे कितना है, 1 मंथ का हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आईआईपी, तो ये भी फ्रीक्वेंसी मंथली है, और टाइम लैग यहाँ पे 6 वीक है, और ये भी इसका फ्रीक्वेंसी मंथली है और टाइम लैग 1 मंथ है, ठीक है। तो अगर हम बेस ईयर देखें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, तो ये भी 2011 और 12 है। देन इसमें ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक है क्रूड ऑयल, दूसरा नेचुरल गैस, तीसरा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेट है कोल, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स। तो इसको जो है पूछा गया था वेट के अकॉर्डिंग कि किसका कितना ज़्यादा वेट है, ठीक है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेट है, दैट इज़ 28%। देन इलेक्ट्रिसिटी का उसके बाद वेट है 19%, स्टील का 17.9%, देन कोल का है, देन क्रूड ऑयल का है, नेचुरल गैस का है, सीमेंट का है, और सबसे कम फर्टिलाइजर का है 2.63%, ठीक है। अब देखते हैं आगे, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील कैरी द हाईएस्ट वेट। तो इसमें से भी इन 3 का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट है, ठीक है। क्या क्या, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। तो नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो किसी भी नेशन का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, ठीक है, तो कैसे हो पाएगा, जब ग्रोथ होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लार्ज, मीडियम एंड माइक्रो इंटरप्राइज से। तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है इनकी वजह से क्या हो पाता है, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाता है। और एमएसएमईज का मेन रोल कहाँ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट अच्छा हो सके, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो अब समझते हैं स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एमएसएमईज को, ठीक है। तो एमएसएमईज पोजेसेस सेवरल इनहेरेंट एडवांटेज, ठीक है। तो एमएसएमईज में क्या है, सेवरल इनहेरेंट एडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एमएसएमईज में, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है जो क्या है, अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें एंट्री करना और इसको एक्सपेंड करना ईजी होता है, और जो जेस्टेशन पीरियड है वो शॉर्ट होता है कि जो भी इन्वेस्ट किया गया है इसके ऊपर फास्टर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस विद अदर सेक्टर्स। तो यहाँ हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है इकोनॉमी में, क्योंकि इसका लिंक अदर फॉरवर्ड और अदर जो है सेक्टर्स के साथ भी है,
ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है और भी सेक्टर ग्रो हो पाता है। देन अगर की फैक्ट देखें एमएसएमईज का, तो ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग कितना 30% टू इंडियाज जीडीपी, ठीक है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। देन ये कंट्रीब्यूट करता है 45% टू मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें 45% एमएसएमईज का ही शेयर है, ठीक है। और जो 40% मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हो रहा है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना, लगभग 40%। और अराउंड 6 करोड़ एमएसएमईज एम्प्लॉइंग ओवर 11 करोड़ वर्कर्स। तो ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो लगभग जो है 11 करोड़ वर्कर्स को 6 करोड़ एमएसएमई एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। तो एमएसएमई का रोल अगर देखें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, तो पहले समझते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ एमएसएमई सेक्टर का। तो ओवर अगर लास्ट 5 डिकेड्स में देखें, इन लास्ट जो है डिकेड्स में, 5 डिकेड्स में, तो एमएसएमई सेक्टर हैज इमर्ज एज ए हाईली वाइब्रेंट और डायनेमिक पिलर बनके उभरा है इंडियन इकोनॉमी का। और ये की इंजन है इंक्लूसिव और बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए, ठीक है। डेवलपमेंटल रोल ऑफ एमएसएमईज, और एमएसएमईज का हमें डेवलपमेंटल रोल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कैसे, इसका मल्टीपल वेज है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लो कैपिटल कॉस्ट में कंपेयर रिलेटिवली अगर हम देखें तो कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लगाना है तो क्या होगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है लगेगा, और यहाँ पे कम कैपिटल में ही लार्ज अमाउंट में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल और बैकवर्ड एरिया, तो जो रूरल और बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगा, तो इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होगा, रिड्यूस होगा। प्रोमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो इससे क्या होगा एमएसएमई से कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा इनकम और वेल्थ का, और इसी तरीके से ये सपोर्ट करता है इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सबसे पहला क्या हुआ कि ये लार्ज जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है लो कैपिटल कॉस्ट में, और रूरल और बैकवर्ड एरिया का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और प्रमोट करेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अब समझते हैं एमएसएमईज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो एमएसएमई क्या कर रहा है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में, अगर एमएसएमई का रोल देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, रादर देन कि कंपीट करे लार्ज इंडस्ट्रीज से, ये और लार्ज इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और एक एंसिलरी यूनिट की तरह काम कर रहा है, एंड आर इंटीग्रल टू मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। और मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल है, जरूरी है। और अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है, इफिशियंट है, ठीक है, इफिशियंसी देखने के लिए मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल डायनेमिज्म, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है, एंटरप्रेन्योरियल डायनेमिज्म भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं एमएसएमईज एंड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस सेक्टर के पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि एड्रेस कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को, रीजनल इम्बैलेंस को, अनइक्वल इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। डिस्पाइट द पोटेंशियल, हम देख पा रहे हैं कि हाँ ठीक है ये सब पोटेंशियल है एमएसएमईज में, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट देखने के लिए मिल रहा है इस सेक्टर में। तो एमएसएमईज के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या चैलेंज फेस किया जा रहा है, तो अगर हम देखें तो फाइनेंस सही से नहीं मिल पा रहा है, या तो मिल पा रहा है तो इनएडिक्वेट है, या डिलेड एक्सेस टू बैंक फाइनेंस। देन लिमिटेड कैपिटल और मैनेजेरियल नॉलेज की हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, लिमिटेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। देन जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कम है, और इनएबिलिटी टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ सेल, इसीलिए इकोनॉमीज ऑफ सेल अचीव नहीं हो पाता है कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, प्राइस जो है कम होना चाहिए, यही होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये अचीव नहीं किया जा पा रहा है कि जितना जितना प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या हो जाए, कम हो, जो कम नहीं हो पा रहा है। देन इफ inefficient market strategies, then constraint in modernization and expansion, then और क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो स्किल लेबर है, स्किल्ड लेबर का भी शॉर्टेज है अफोर्डेबल कॉस्ट में, और पेमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलोअप्स में डिलेज देखने के लिए मिलता है विद गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। देन देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रमोशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो अब हमने देख लिया कि ठीक है ये सब चैलेंज है, तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, कैसे कर रही है एमएसएमईज को आगे बढ़ाने के लिए, तो समझते हैं, ठीक है। तो अ मेजोरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिराइव्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर्स। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है रूरल
पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो इनको लाइवलीहुड कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से मिल रहा है, ठीक है। और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैलेंस डेवलपमेंट इंडस्ट्री का भी चाहिए और सर्विसेज का भी चाहिए, सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं हो पाएगा और एलाइड सेक्टर से, ठीक है। तो एमएसएमईज एक तरीके से एक ब्रिज की तरह काम करता है एग्रीकल्चर और मॉडर्न इंडस्ट्री के बीच में, ठीक है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है जितनी भी तरीके का डाइवर्सिफाइड रूरल लाइवलीहुड है सबको, ठीक है। तो अब समझते हैं पॉलिसी ओरिएंटेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो सिंस द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव एम्फसाइज्ड एमएसएमईज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इस एक्ट के टाइम से ही क्या माना जा रहा है, जो एमएसएमईज है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल में हेल्प करेगा और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। देन इंस्टीट्यूशन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले किसके अंदर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सप्लीमेंट करती है, ठीक है, सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ स्टेट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी सपोर्ट, ठीक है। अब एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, और इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, असिस्ट करता है स्टेट को इन प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये समझ में आया कि एमएसएमई किसके अंडर आता है, स्टेट के अंदर आता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, जो मिनिस्ट्री है वो भी असिस्ट करता है, ठीक है, और ताकि क्या हो सके, जनरेट हो सके एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिवनेस जो है एमएसएमईज का बढ़ सके। ये अभी जो चेंज हो रहा है इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है, इसमें तो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस जो है इनहैंस हो सके। देन कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है डेवलपमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए एमएसएमईज का, उसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये क्या है, यूआरएन है। तो एमएसएमईज यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, कैन फाइल 1 पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। तो एमएसएमई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, मतलब जो भी एमएसएमईज है वहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर में, यूआरएन में, ठीक है। 1 पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एमएसएमईज खुद सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। एमएसएमई सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जो है एंटरप्राइज है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स और प्रोमोटर और ऑनर का डिटेल, आधार और अदर बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या होगा इससे, अ यूनिक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज इशूड, फिर यूआरएन नंबर इशू किया जाएगा, ठीक है। और यूआरएन क्या करता है, इनेबल्स एमएसएमईज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर सर्विसेज ऑफर्ड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो पाएगा, जैसे ही ये यूआरएन नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर एमएसएमईज अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा उसके लिए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। देन रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप प्रोग्राम, ठीक है। रैंप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, एमएसएमईज से रिलेटेड है। और एम क्या है इसका, टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो इसको क्या किया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए। और फोकस एरिया क्या है कि सेंटर स्टेट लिंकेजेस एंड पार्टनरशिप को क्या करना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। बेटर एक्सेस टू मार्केट्स एंड क्रेडिट, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, और जो डिलेड पेमेंट हो रहा है जो एमएसएमईज के लिए चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमईज, ठीक है। देन एक एस्पायर स्कीम है, तो अब तक हमने क्या देखा, एक है यूआरएन, ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एमएसएमईज के लिए है। दूसरा हमने देखा रैंप प्रोग्राम है, जिसका कि क्या एम है कि स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। देन एस्पायर स्कीम है, ठीक है, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एस्पायर का क्या एम है कि इनोवेशन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए और इस्टेब्लिश किया जाए नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन सेंटर, और सपोर्ट किया जाए स्टार्टअप्स कहाँ पे, रूरल और एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है और इनोवेशन को बेसिकली बढ़ावा दिया जाए रूरल एरियाज में, ठीक है। तो ये एस्पायर स्कीम है। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है मैच मेकिंग बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, कि जिसको जॉब चाहिए और जो
करने के लिए खोज रहा है, जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो उनके बीच मैच मेकिंग पॉसिबल हो पाएगा। ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करेगा इंडस्ट्रीज को वर्क फोर्स के साथ, मतलब जॉब खोजना और जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो जॉब सीकर्स है और एम्प्लॉयर्स है, इन दोनों का क्या होगा, मैच मेकिंग ईजी हो पाएगा। देन फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमईज, तो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ताकि जो भी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज है उसको फिर से क्या किया जा सके, रिवाइव किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके रिहेबिलिटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग को, ठीक है। देन फास्टर एक्सेस टू क्रेडिट, की जल्दी से जल्दी, जो कि इशू था कि क्रेडिट जल्दी नहीं मिल पा रहा है, तो ठीक है, क्रेडिट गवर्नेंस के लिए हमने देखा कि गवर्नेंस का इशू था, तो गवर्नेंस के लिए भी एक जो है इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे एमएसएमई को क्या मिलेगा, रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन्स मिलेगा 1 लाख से 1 करोड़ तक का, और ये अप्रूवल जो है 59 मिनट्स में प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट गारंटी कवर टू एमएसएमईज, ठीक है, गवर्नमेंट ही क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड कर रही है, तो इससे क्या होगा कि और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इजीली मिल पाएगा।